गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भैया, आ जाइए, लाइव आ जाइए सारे के सारे लोग। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास और वक्त तो चला है 9:33। और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। ओके, लास्ट क्लास में हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बंगाल और अवध के बारे में हम सोमवार को पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे बंगाल और अवध के बारे में और आज इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। लंबा टॉपिक था, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, तो ये आज फिनिश होगा और फिर कल से अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे। क्या कोहिनूर डायमंड कर्स्ड है? ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि जिस पुरुष के पास कोहिनूर हीरा गया उसका पतन शुरू हो गया और जिस महिला के पास गया उसके लिए लकी चार्म रहा। सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में भी बोलिए। अरे वाह, क्या बात है गुड्डू, तूने आज सुबह नाश्ते में ज्यादा अफीम खा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदी भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर सुनाई दे रही है। ग्रेट। साइंस स्पेशल का बैच कब से स्टार्ट होगा? जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी अभी विवेक सर ने ज्योग्राफी स्पेशल बैच की घोषणा करी है और उनका ज्योग्राफी स्पेशल बैच आ रहा है। साइंस स्पेशल जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सौर पॉलिटी अभी क्या लिख रहा है विनय? नींद में क्या यार? सर की स्पेलिंग तो देख ले, सर की स्पेलिंग तो आनी चाहिए यार इंसान को, ऐसे थोड़ी होता है। जनजातीय रिवोल्ट नहीं होगा, वो होगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जो मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ देखा है वो नहीं होगा, वो होगा यहाँ पर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको करवाती जाएगी। एक आदमी पूछ रहा है मुझे देख पा रहे हैं? अरे मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ भाई, मेरे पास सिर्फ आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी शक्लें नहीं आती हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नवीन राज्यों का उदय, जिसमें अब हम बात करेंगे अबाउट बंगाल या बंगाल के बारे में। जी हाँ, मेरा यूपी जीके का बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना? लेकिन आप सब जानते हैं ना कि जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अब देर से होंगे, डिले हो जाएगा। इस वजह से पहले हिस्ट्री पॉलिटी बाकी जीएस तैयार कर लीजिए। जब बाकी जीएस तैयार हो जाएगी तो यूपी जीके का बैच बनाकर यूपी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी कब से स्टार्ट होगी भाई? करा देंगे, है ना? हिस्ट्री पढ़ने में कोई तकलीफ हो रही है तो बताइए। दोनों सब्जेक्ट्स मेरे, दोनों मैंने ही कराने, ठीक है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल से एक दिन पॉलिटी पढ़ लीजिए, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आपकी डेली बेसिस पर 2 क्लास चल रही है, एक विवेक सर ले रहे हैं, एक मैं ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे पढ़ा दूंगा। वाह, आईपीसी का बैच लाना, कुछ भी। कौन सा एग्जाम है आपका हिमांशी जिसमें आपको आईपीसी पढ़ना है भाई? अगला जीएस स्पेशल बैच कब आएगा? 25 मई से, 25 मई से आ रहा है जीएस स्पेशल बैच। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं फटाफट से मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा देता हूँ और जब मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू पॉलिटी की क्लासेस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम एंशिएंट इंडिया और पॉलिटी दोनों साथ साथ कर लेंगे। कंटेंट थोड़ा इंक्रीज करें, आइए हिस्ट्री स्पेशल बैच में आइए। कंटेंट इंक्रीज कराने के लिए हमारा उद्देश्य ज्यादा पढ़ाना नहीं होता मेरे भाई। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आप यहाँ पर पढ़कर गड्डी भर के नोट्स बनाएंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे किलो के दामों पर, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य आपको ज्यादा पढ़ाने का नहीं, हमारा उद्देश्य आपको वो पढ़ाने का है जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। ज्यादा पढ़ना है तो जाकर BA MA कीजिए, हिस्ट्री से PhD करिए, हिस्ट्री से पॉलिटी से, तो कंटेंट है। या फिर किताब उठाकर किताब की रीडिंग कीजिए, दुनिया भर की फालतू कहानियां लिखी हुई मिलेंगी, उसमें कंटेंट ही कंटेंट होगा। लेकिन इतने ज्यादा कंटेंट का करोगे क्या? हम तो दे देंगे डिलीवर करके कंटेंट, बट आप लोगों की तो आफत आ जाएगी ना, आप लोगों को तो मौत आ जाएगी सब याद करने में, ये दिक्कत है। हिस्ट्री की फीस 599 थी, अब 799 कर दी, ऐसा क्यों भाई? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो समय की वैल्यू है, समय के साथ साथ चीजों के प्राइस बढ़ते आए हैं। अब आप ये बोलने लगो कि जब मेरे पापा की नौकरी लगी थी तो उनको पर महीने हर मंथ 500 रुपये सैलरी मिलती थी, मेरे पिताश्री को। जब मेरे पापा की जॉब लगी तो उनको 500 रुपये पर महीना मिलते थे, आज लगेंगे तो 30,000 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ऐसा क्यों? ये तो ज्यादती हुई। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? एजुकेशन को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ओके, ये बात है। तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आर्यन बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? घर पे आए आपको पढ़ाने के लिए या गुरुकुल खोलने आप लोगों के लिए? बताइए, क्योंकि ये बात तो मैं 10 बार बोल चुका हूँ लाइव आकर कि फीस डिसाइड करना, उसको कम करना, उसको बढ़ाना, ये काम मैनेजमेंट का है। तो आप इस चीज के लिए हमें क्यों बोलते हैं यहाँ पर आकर? ठीक है ना? आप लोगों का वो काम है कि आपको पढ़ना भी यहीं पर है ना? लेकिन बस चाहते हैं कि फोकट में मिल जाए सारी चीज। फोकट में कुछ नहीं मिलता ना, क्या करें? जिस इंटरनेट कनेक्शन से आप ये क्लास देख रहे हैं उस इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी पैसा पे करना पड़ रहा है ना हर महीने। तो आप क्या चाहते हैं कि वो इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री में मिले? जाइए मुकेश अंबानी जी को फोन कीजिए और तुरंत बोलिए कि हमें पढ़ना है, एजुकेशन को बिजनेस मत बनाइए, सारे स्टूडेंट्स को फ्री डाटा दीजिए, तब देखिए आपको मिलता है नहीं मिलता। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना? मार्केट में किताबें खरीदने जाते हो तो पैसों से ही खरीदते हो ना, फ्री में तो नहीं मिलती। वही बात है, जिस चीज की जितनी बेसिक कॉस्ट होगी वो आपसे वसूला जाएगा और प्लस, है ना, जितना हमारे मैनेजमेंट और हमारे अधिकारियों को लगेगा कि भाई ये चीज इतने में आपको डिलीवर होनी है तो होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप लोगों का सौभाग्य कि आप 2020 में पढ़ रहे हैं। अगर 5 साल पहले कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते तो इसी कंटेंट को पढ़ने के लिए आपको 3-4 महीने के लिए 20,000 रुपये देने पड़ते,
अभी आपको 3-4 महीने का कंटेंट 999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन वही है ना कि किसी चीज़ से कुछ नहीं, आप लोग किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं। और हमने कब आपको बोला कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, जाइए जहाँ पर फोकट में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर पढ़िए, क्योंकि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में टीचर्स की भरमार है, हजारों टीचर्स, लाखों टीचर्स हैं। हमारा ये स्टैंडर्ड है तो हमारा यही स्टैंडर्ड रहेगा। आप लोगों के स्टैंडर्ड की वजह से हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ी गिरा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको फीस ज़्यादा लगती है भाई साहब वो ना पढ़े, जिसको लगती है कि ठीक है वो पढ़े, हमने कब रोका, इसलिए यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। आपको बताऊँ यूट्यूब पर ऐसे हजारों फ्री चैनल, जिस व्यक्ति को पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, बाकी सब बकवास करते करते जिंदगी बिता देंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। बंगाल, दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में, और अगर हम बात करें कि बंगाल राज्य कौन सी जगह थी, तो वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का उड़ीसा और वर्तमान का बिहार, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिलाकर ही क्या कहलाता था, बंगाल राज्य कहलाता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था, मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था, और मुगल काल में ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस या सबसे अधिक समृद्ध प्रांत या सूबा माना जाता था। कहने का मतलब मुगलों के जितने भी सूबे थे मुगल काल में, उनमें सबसे ज्यादा अमीर और संपन्न जो सूबा हुआ करता था वो बंगाल ही हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, हम सब जानते हैं बंगाल को इंडिपेंडेंट करने वाला मुगलों का ही एक सूबेदार था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मुर्शीद कुली खान के नाम से जानते हैं। सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब अपॉइंटेड, मुगल बादशाह औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और ध्यान रखेंगे उस समय द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज ढाका, उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, तो हम सब जानते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में बंगाल, अवध और कई सारे राज्य पूर्ण रूप से मुगलों से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, मुगलों से पूरी तरीके से पृथक हो गए, अलग हो गए। और बिल्कुल यही कारण रहा कि जो अभी तक कहलाता था बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान, ध्यान रखेंगे यही मुर्शीद कुली खान कहलाया फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और ये इंडिपेंडेंटली 1713 से लेकर इसने 1727 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। इसी ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की, और अपनी राजधानी को ये शिफ्ट करके ढाका से कहा ले आया, मुर्शिदाबाद। और बंगाल की राजधानी इसी के शासनकाल में क्या बन गई, मुर्शिदाबाद बन गई। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मुर्शीद कुली खान के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बंगाल का सबसे पहला नवाब हुआ मुर्शीद कुली खान। पहले सूबेदार था लेकिन अब इंडिपेंडेंट हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन, इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हुआ, जो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब बना सरफराज खान, 1739 से लेकर 1740, केवल 1 वर्ष के लिए। और ध्यान रखेंगे सरफराज खान का ही एक सेनापति हुआ करता था, जो उसका कजन भी था, जिसका नाम अलीवर्दी खान था। उसी अलीवर्दी खान ने सरफराज खान पर अटैक किया, और 1740 ईस्वी में दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया, विच इज नोन एज बैटल ऑफ घेरिया, जो कहलाता है घेरिया का युद्ध। बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध जो लड़ा गया था बिटवीन सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में अलीवर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसी युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित किया, और यह खुद बंगाल का अगला नवाब बन गया। और फिर 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब रहा अलीवर्दी खान। एक तरफ बंगाल में रूल कर रहे थे स्वतंत्र रूप से बंगाल के नवाब। दोस्तों ध्यान रखेंगे अलीवर्दी खान के ही शासनकाल में, इसी के समय में बंगाल की समृद्ध या बंगाल की प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, बंगाल इतना ज्यादा अमीर हुआ था कि ध्यान रखेंगे अलीवर्दी खान के ही शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर प्रांत कौन सा हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। अलीवर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था। हालांकि हम सब जानते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर से ही करमुक्त व्यापार की परमिशन लेकर अंग्रेजों ने भी बंगाल में धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ाना शुरू कर दिया था। एक तरफ नवाब बंगाल में रूल कर रहे थे और दूसरी तरफ अपना प्रशासन चला रहे थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। लेकिन अलीवर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ पाया था। और हम सब जानते हैं ये समझ गया था कि अंग्रेज आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से है, लेकिन इनका उद्देश्य है क्या करना, पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार करना। इसलिए इसने कहा कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनीबीज, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, अगर इन्हें पालेंगे तो बहुत ज्यादा शहद मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो ये काट काट कर मार डालेंगे। ऐसा नेचर है किसका, अंग्रेजों का। ये जो बात हम पढ़ रहे हैं, ये बात मैंने पॉलिटी में आपको सबसे शुरू में पढ़ाई थी, जब हम इंडियन पॉलिटी का बेस पढ़ रहे थे, उसका बिल्कुल आधार पढ़ रहे थे। ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो में पढ़ लिया होगा, क्योंकि और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। ये पॉलिटी में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, अब हम यहाँ पर इसको मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों की मेंटेलिटी, अगर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे हिस्ट्री में बंगाल छोड़ दिए।
वो तो पॉलिटी में पढ़ाए थे, तो मुझे मालूम है आप लोगों को संतुष्ट करना इम्पॉसिबल है। भारत का स्वर्ग इसके समय में कहा जाता था बंगाल को। अली वर्दी खान ने 1740 से 1756 तक बंगाल में नवाब के रूप में शासन किया, अधिकार किया, और यही वो पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले फ्रेंच लोगों और ब्रिटिशर्स पर अंकुश लगाया या उन पर रोक लगाई। किस चीज की रोक? कि वो अपने अपने कोठियों की या जहां पर वो व्यापार करते हैं वो उस जगह की किलाबंदी न कर सके, वो उस चीज को घेर न सके। अली वर्दी खान के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। 1756 से लेकर 1757 तक। और जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी, और बेहद नाराज होकर सिराजुद्दौला के द्वारा निर्देश दिए गए कि तुरंत आप चंद्रनगर और कलकत्ता की किलाबंदी बंद कर दीजिए। फ्रांसीसियों ने बात मान ली, फ्रांसीसियों ने किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन नहीं माने ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। इसीलिए मजबूरन 1556 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर अटैक किया और अंग्रेजों पर अटैक करके कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, और अंग्रेजों का फोर्ट जो फोर्ट विलियम्स कहलाता था उस पर अधिकार कर लिया। और यहीं पर आप सब जानते हैं कि सिराजुद्दौला के ही द्वारा 20 जून 1756 को एक प्रसिद्ध घटना घटित करवाई गई जो इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाती है, जिस इतिहास में कालकोठरी की घटना कहा जाता है, जो हुई थी कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना घटित हुई। हालांकि भारतीयों के द्वारा ऐसा कहना है कि ये कोई घटना नहीं थी, ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी थी जो अंग्रेजों के द्वारा गढ़ी गई थी बंगाल पर या सिराजुद्दौला पर अटैक करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं कि असली घटना है और ऐसा सिराजुद्दौला ने किया था। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को अरेस्ट करके एक कालकोठरी में बंद कर दिया। 2 दिन तक उस कालकोठरी को बंद रखा गया, और 2 दिन के बाद जब उस कालकोठरी को खोला गया तो उसमें से 123 लोगों की डेथ हो चुकी थी और जीवित बचे थे केवल 23 लोग। और इन्हीं 23 लोगों में से जीवित बचने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल, और यही वो विलियम हॉलवेल है जिसने इस पूरी की पूरी घटना को लिखा था। पहले कलकत्ता पर अधिकार, कासिम बाजार पर अधिकार करके फोर्ट विलियम्स पर अधिकार किया, और उसके बाद प्रसिद्ध कालकोठरी की घटना को अंजाम दिया। और विलियम हॉलवेल ने ही ये लिखकर सारी की सारी जानकारी अंग्रेजों को दी। बस उसके बाद हम सब जानते हैं मद्रास से बुलाया गया बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनाकर 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव को, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी के फलस्वरूप 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला का ही सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर और उसी का एक मंत्री जिसका नाम था रायदुर्लभ, ये लड़ रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन दगाबाजी करके मिल गए जाकर रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहन लाल लड़े थे, जो मरते हुए मारे गए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, और हम सब जानते हैं सिराजुद्दौला को हराने के बाद उसकी हत्या करवा दी गई, और क्योंकि दगाबाजी करी थी मीर जाफर ने, इसलिए बंगाल का अगला नवाब ही किसको बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। और 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का नवाब रहा मीर जाफर, और जब तक बंगाल का नवाब रहा तब तक अंग्रेजों का खिदमतदार बनकर रहा। बेहद फायदा पहुंचा मीर जाफर की वजह से ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को। और मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। अंग्रेजों का खिदमतदार था मीर जाफर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था मीर कासिम। और मीर कासिम अच्छी तरीके से जानता था कि अगर अंग्रेजों को अभी ही नहीं रोका गया तो फिर इन्हें रोकना इम्पॉसिबल होगा, फिर ये कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने लगा, और मीर कासिम ने 2 संदेश भिजवाए, एक भारत के मुगल बादशाह को जो समय शाह आलम सेकंड हुआ करता था, और दूसरा संदेश अवध के नवाब को जो समय सुजाउद्दौला हुआ करता था, और उनसे कहा कि अभी हमें आपसी रंजिश को भूलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए, एक जंग करनी चाहिए, और इन्हें बंगाल से बाहर निकालना चाहिए। ये बात किसको पता चल गई? अंग्रेजों को पता चल गई। इसलिए 1763 में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर 1763 में फिर से बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफर को। और हम सब जानते हैं इसके बाद निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसने अंग्रेजों की नियति पूरी तरीके से तय कर दी। और हम सब जानते हैं इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो डोमिनेंस था या अंग्रेजों का जो अधिकार था वो पूरे के पूरे इस पर हुआ, बंगाल में हुआ। और इसके बाद हम सब जानते हैं 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हम सब जानते हैं बिहार में बक्सर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। इस युद्ध में भी बुरी तरीके से पराजय हुई शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की। और दोस्तों हम सब जानते हैं इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों की तरफ से एक और संधि हुई 1765 में, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत 2 संधियां हुई थी, एक रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और दूसरी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। और इसी संधि के तहत यह तय हुआ कि पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में जो सूबेदारी के अधिकार होंगे, जो टैक्स वसूल करने के अधिकार होंगे, वो किसके पास होंगे? ब्रिटिशर्स के पास होंगे, अंग्रेजों के पास होंगे। इसी के बाद अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार किया। और जैसा कि हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में डायर की या द्वैध शासन लगाया गया।
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और यही वो 7 साल का पीरियड था जिसको भारत की लूट कहते हैं, जिसमें धन निकासी की गई बंगाल से, और वो बंगाल राज्य जो सबसे अमीर और संपन्न राज्य हुआ करता था, उसे लूटकर सबसे गरीब राज्य बना दिया किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। इसीलिए 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। और फिर हमने पढ़ा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद की स्थापना की। और इसी के बाद क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया, जिसके तहत एक लॉ एंड ऑर्डर, एक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा यहां पर बंगाल में शुरू की गई। जी हाँ, बिल्कुल। बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ही कहलाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पॉलिटी की जो सबसे पहली क्लासेस है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से पहले गवर्नर थे बंगाल में, फिर उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसके बाद वही लोग कहलाए भारत के वाइसराय। चलिए अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। कौन सी जगह थी अवध? ध्यान रखेंगे, वेस्ट में या पश्चिम में कन्नौज से लेके पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का ही जो भाग था वही क्या कहलाया करता था? अवध, जो कि एक मजबूत और संपन्न राज्य हुआ करता था, जो मुगलों का एक सूबा था। एक मिनट रुकेंगे जरा। जो अवध राज्य है वो वर्तमान में पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था, जो मुगलों का ही एक संपन्न सूबा हुआ करता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अवध के स्वतंत्र होने की घोषणा 1722 ईस्वी में की गई थी सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा। ये कहलाता है सादत खान बुरहान उल मुल्क, और इसी ने डिक्लेयर्ड अवध एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम मुगल्स, और इसी ने अवध को मुगलों से स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। बुरहान उल मुल्क पहला नवाब। जी हाँ, इसका पूरा नाम है, ये सादत खान है, इसको सादत खान बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। साइंस की क्लास कब से शुरू होगी? कल से। साइंस की क्लास कल से शुरू होगी, तो टेंशन ना लीजिए। कल ना मेरी क्लास होगी, ना ही विवेक सर की क्लास होगी, कल साइंस की क्लास होगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी आपको बता दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ईरानी गुट का ही सदस्य हुआ करता था सादत खान या बुरहान उल मुल्क, जिसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1722 ईस्वी में अवध का ही सूबेदार घोषित किया गया था, और इसने अपने आप को अवध में इंडिपेंडेंट घोषित किया। लेकिन आप सब जानते हैं 1739 में 1739 में जब मुगलों पर आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, तो मैंने आपको बताया था कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो मुगलों की तरफ से सेना का नेतृत्व ही दो लोगों ने किया था, जो थे निजाम उल मुल्क और दूसरा था सादत खान। और जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो निजाम उल मुल्क ने तो उसको कुछ रकम देकर वापस लौटने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन दगाबाजी करी थी सादत खान ने। सादत खान ने ही नादिर शाह को इनवाइट किया था दिल्ली में आने के लिए और मुगलों पर अटैक करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए। इसीलिए तो नादिर शाह दिल्ली में घुसाया था और 57 दिन तक उसने जमकर कत्लेआम करवाया था दिल्ली में, और मुगलों को लूट कर ले गया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा तो नादिर शाह ने ही सादत खान से भी एक बड़ी रकम की मांग की, और परेशान होकर 1739 में, ध्यान रखेंगे, सादत खान कमिटेड सुसाइड। तो सादत खान ने ही आत्महत्या कर ली थी 1739 में। और सादत खान के मरने के बाद इन 1739, ध्यान रखेंगे, सफदरजंग बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ अवध। इसके मरने के बाद इसी का भतीजा अवध का अगला नवाब बना, जिसे हम सफदरजंग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सफदरजंग ही क्या कहलाता है? अबुल मंसूर खान। सफदरजंग को ही अबुल मंसूर खान कहा जाता है। In 1742 he conquered पटना।
1742 ईस्वी में इसने पटना पर अधिकार किया और 1744 में मोहम्मद शाह रंगीला अपॉइंटेड हिम एज हिज वजीर। और 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर नियुक्त कर लिया। और ध्यान रखेंगे जब 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला आक्रमण हुआ, इसके बाद ध्यान रखेंगे जब 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ, फर्स्ट अटैक ऑफ अब्दाली, तो अब्दाली के ही पहले आक्रमण में ध्यान रखेंगे सफदरजंग ने मुगलों का साथ दिया। और क्योंकि हम सब जानते हैं 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई और मुगल बादशाह बन गया अहमद शाह। इसमें अहमद शाह अब्दाली की हार हुई थी, इसीलिए मुगल बादशाह अहमद शाह ने भी अपना वजीर किसको बना लिया? सफदरजंग को। इसके बाद इन 1753 ही वॉज टर्मिनेटेड। मुगल बादशाह अहमद शाह के द्वारा इसको इसके पद से निष्कासित कर दिया गया 1753 ईस्वी में। और इसी के अगले साल इन 1754 सफदरजंग डाइड। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद इसी का बेटा लखनऊ का अगला नवाब बना, जिसे हम जानते हैं शुजाउद्दौला के नाम से। 1754 में अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला। और ध्यान रखेंगे इसी ने 1759 में अली गौहर, आप सब जानते हैं किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड का। इसी ने अली गौहर को लखनऊ में शरण दी थी। लेकिन जब 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, 1761 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और हम सब जानते हैं यह हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो ध्यान रखेंगे इसमें अहमद शाह अब्दाली का ही साथ किसने दिया था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। इसने हिस्ट्री के पीडीएफ में नवीन राज्यों का उदय इंक्लूड नहीं है, तो भाई साहब हाथ दियोगे ना आपको भगवान ने, तो नोट्स बना लीजिए यार, सब कुछ तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इतनी तकलीफ क्यों है फिर लिखने में? समझ में तो यहां से भी नहीं आना और नोट्स से भी नहीं आना, तो बेटर है खुद अपने हाथों से नोट्स बना लो, तो समझ में भी आ जाएगा इसी बहाने। नहीं, एग्जाम में करियर विल के वीडियो देखने और नोट्स बनाने के थोड़ी नंबर मिलने वाले हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सारी की सारी चीजों को साथ के साथ याद करते चले तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। शुजाउद्दौला ने पहले मराठाओं की मदद करने का वादा किया था, लेकिन मराठाओं के साथ दगाबाजी करके इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और ये मिल गया जाकर अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें इसका साथ अवध के ही नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा दिया गया था। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो बक्सर के युद्ध में भी एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ तीन शासकों की सेना थी। शाह आलम सेकंड जो भारत का मुगल बादशाह था, बंगाल का मीर कासिम और अवध का शुजाउद्दौला। लेकिन इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने की और आप सब जानते हैं कि पूरे के पूरे बंगाल प्रांत पर अधिकार हुआ किसका? अंग्रेजों का। इसके बाद ध्यान रखेंगे आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे तो अवध का अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डलहौजी की हड़प की नीति के तहत ही लखनऊ को डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था या अवध को हड़पा गया था। उस समय वहां पर नवाब वाजिद अली शाह था और वाजिद अली शाह की ही पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिसने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से विद्रोह किया था। ये हम ऑलरेडी 1857 के विद्रोह में पढ़ चुके हैं। 99% हमेशा एग्जाम में ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? नवाब वाजिद अली शाह वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। लेकिन ध्यान रखेंगे जब 1857 का विद्रोह हुआ था और बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से विद्रोह किया गया था, तो बेगम हजरत महल ने नवाब वाजिद अली शाह के ही बेटे को विद्रोह करके अवध का स्वतंत्र नवाब घोषित किया था और हम सब जानते हैं इसका नाम था बिरजिस कादिर। तो यह भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे हु वाज लास्ट नवाब ऑफ अवध और ऑप्शन में आप वाजिद अली शाह ढूंढे और आपको ना मिले। अगर वाजिद अली शाह ना मिले तो ध्यान रखेंगे आंसर होगा बिरजिस कादिर। वाजिद अली शाह का ही बेटा था बिरजिस कादिर, लेकिन इसको विद्रोह के दौरान नवाब घोषित किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया गया था अवध का। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार इसको अवध का नवाब कंसीडर नहीं करते हैं। अवध का अंतिम नवाब तो वाजिद अली शाह ही था, लेकिन विद्रोह के दौरान बिरजिस कादिर को भी घोषित किया गया था। कुछ नालायक और ना समझ लोग पूछ रहे हैं अगर दोनों हो तो
भाई साहब अगर दोनों हो तो फिर आपके लिए मेरे पास एक बेहतरीन सवाल है कि बताइए ताजमहल कहाँ पर है। ऑप्शन ए इज आगरा, ऑप्शन 2 इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 इज इंडिया एंड ऑप्शन 4 इज एशिया। जल्दी से बताओ फिर क्या होगा ऑप्शन। कोई बात नहीं मेरे भाई, 1857 नहीं कराए तो हो जाएगा यार। मैं कौन सा आज क्लास या बैच फिनिश करके जा रहा हूं, इसीलिए आप लोगों के सोचने से ऑप्शंस नहीं बनेंगे। जो आदमी अनुष्का कह रही है कि आगरा में है, अगर उत्तर प्रदेश टिक करोगे तो क्या गलत हो जाएगा, इंडिया टिक करोगे तो क्या गलत हो जाएगा, एशिया क्लिक करोगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा। तो कभी ऐसा सवाल ही नहीं आ सकता कि ताजमहल पूछे और आपको आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया और एशिया ऑप्शन में दें, ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल इसी तरीके से अवध का अंतिम नवाब अगर पूछे तो मैंने कहा ना, या तो ऑप्शन में वाजिद अली शाह मिलेगा, और अगर वाजिद अली शाह ना ही मिले तो फिर है ब्रिजेश कादिर। आपके दिमाग से थोड़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि उसको आंसर क्या चाहिए। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ब्रिजेश कादिर पूछते हैं एग्जाम में तो हमेशा बोलते हैं कि बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल द्वारा अवध का शासक किसे घोषित किया गया था, तो आएगा ना आंसर ब्रिजेश कादिर। और जब लास्ट नवाब पूछेगा तो ब्रिजेश कादिर ऑप्शन में नहीं होगा, वाजिद अली शाह होगा। अब अपने दिमाग से तो आप जो मर्जी सोच लीजिए। अगर आपके दिमाग से एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे तो फिर तो आपको पता है ना देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथों में जाएगी, आप जैसे लोगों के हाथों में जाएगी, फिर तो देश का भट्टा बैठ जाएगा भाई। इसलिए जैसे होता है ना, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, आधी से ज्यादा इतिहास की किताबों में कैकुबाद लिखा है, लेकिन कैकुबाद के बाद कैमूर से भी था। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगेगा भाई, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में या तो कैकुबाद दिया जाएगा या कैमूर, क्योंकि वो भी तो जानते हैं ना कि विवादित है, वो भी जानते हैं कि डिस्प्यूटेड है, इस वजह से। तो लकीर का फकीर ना बना करो थोड़ा बहुत। कई बारी जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो अगर लगाएंगे तो सही कर देंगे आंसर, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवानी मालिक है, फिर क्या दिक्कत है। चलिए जी, तो यहाँ पर समाप्त होता है राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय। बस अब क्या है, 1857 का विद्रोह नहीं हुआ है तो भाई साहब कल मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से 1857 का विद्रोह हो चुका है, मैंने लाइव पढ़ाया 1857 का विद्रोह, आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो, या मैंने नहीं पढ़ाया, एक बार मेरे को याद दिला दीजिए। आई एम डैम श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ बिल्कुल हो चुका है, मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर लाइव पढ़ाया है। जिस आदमी का नहीं हुआ है वो उस दिन सो के नहीं उठा होगा, उस दिन उसने अफीम का नहीं कोकीन का इस्तेमाल कर लिया होगा। तो भाई साहब ऐसा मत कीजिए, वो कंप्लीट है। तो कल हम मुलाकात करेंगे और हम बात करेंगे अब ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, और किस किस तरीके से राइज हुआ ब्रिटिशर्स का भारत में, किस तरीके से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी और हम क्या बने, गुलाम बने, और इसके तहत क्या क्या और छोटे मोटे विद्रोह हुए, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे ही मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी, कल मेरी क्लास है या नहीं है आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आप एप्लीकेशन में। लेकिन आप लोग साइंस की बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं और बहुत दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी साइंस की क्लास करवा दी जाए। तो मैं जब भी मिलूंगा अगली क्लास में तो हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी भाई, चाहे मुझसे चाहे किसी साइंस के टीचर से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।